नमस्कार। सप्ताह भर के माथापच्ची के बाद अंततः तीनों राज्यों को, जिसमें अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसको नया मुख्यमंत्री भाजपा ने आखिर दे ही दिया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को और राजस्थान की कमान भजन लाल शर्मा को दिया गया। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं और उनको रमन सिंह जैसे स्थापित और बड़े नेता को हटाकर विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो कि 18 साल से मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह पर मोहन यादव को, जो यादव समाज से आते हैं, ओबीसी के हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और शिवराज सिंह चौहान, जैसा आप जानते हैं, कि बीजेपी के उन कुछ गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से हैं जो बार बार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। राजस्थान की कहानी थोड़ा अलग है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत मुख्यमंत्री थे और लोगों को, जो लोग बीजेपी को जानते हैं, उनको तो शुरू से ही यह अंदेशा था कि राजे को मुख्यमंत्री का पद अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनकी हरकतें इस विधानसभा चुनाव में भी और इससे पहले भी वो हमेशा ही सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज करती रही है। तो उनके स्थान पर जिनको मुख्यमंत्री का पद बनाया गया, चौंकाने वाली बात यह है कि वो फर्स्ट टाइम एमएलए है, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। राजस्थान की कहानी थोड़ा अलग है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत मुख्यमंत्री थे और यहाँ पे कांग्रेस का घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार गहलोत थे, लेकिन बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और सामूहिक नेतृत्व, जो राज्य का सामूहिक नेतृत्व था, उसने मिलकर चुनाव लड़ा और विजय राजे सिंधिया को ये पूरा विश्वास था कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगी। हालांकि वहां का जो बीजेपी यूनिट है, राजस्थान का जो बीजेपी यूनिट है, वो नहीं चाहता था। इसी तरह से केंद्र का जो नेतृत्व है भाजपा का, वो भी नहीं चाहती थी कि यहाँ पे विजय राजे सिंधिया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके पीछे कुछ कारण था। इसके पीछे कारण यह था कि वो हमेशा से ही टकराव की राजनीति करती थी। वो हमेशा ही केंद्रीय नेतृत्व को चैलेंज करती रहती थी और विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भी उनकी हरकत कुछ ठीक नहीं थी, वो पार्टी के हित में नहीं थी। तो ये तो लग ही रहा था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। चौंकाने वाली बात ये है कि वहां पे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, भजन लाल शर्मा जी को, जो कि फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, वो इससे पहले कभी चुनाव भी नहीं लड़े थे और पहली बार वो चुनाव लड़े, एमएलए बने और उनको भाजपा ने राजस्थान का कमान सौंप दिया। वे ब्राह्मण समाज से आते हैं और उनको संगठन का काफी अनुभव है। वे चार बार राजस्थान यूनिट के संगठन के महासचिव रहे हैं। तो उनकी क्षमता पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। जब ये तीनों नामों की घोषणा हुई तो अनेक राजनीतिक पंडित चौंक से गए, लेकिन चौंकाना तो बीजेपी का इतिहास रहा है, वो हमेशा से चौंकाती रही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी, सबको पता था कि इस बार कुछ ना कुछ बीजेपी करने वाली है। क्या तीनों राज्यों में, एक में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री दिया, दूसरे राज्य मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री और तीसरे राज्य राजस्थान में उन्होंने ब्राह्मण समाज के आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक समीकरण को साध लिया है? इससे उधर एक और प्रश्न उठता है, वो ये है कि
क्या इस मास्टर स्ट्रोक, अगर इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, तो क्या इस मूव का असर बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में यादव समाज के राजनीतिज्ञों का वर्चस्व रहा है और हमेशा से ही ये माना जाता रहा है कि यादव वोट तो एक तरफा या तो आरजेडी को बिहार में मिलता है या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को यादव समाज वोट करता है। लेकिन क्या ये मूव मध्य प्रदेश में एक यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री भाजपा द्वारा बनाया जाने से क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? लेकिन इससे इतर जो कांग्रेस समेत जो अन्य विपक्षी पार्टियां जो कहती है कि अरे इस सब का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, दरअसल इसके द्वारा बीजेपी ने स्थापित नेताओं को जो अटल अडवाणी के समय से स्थापित थे, जैसे रमन सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान है, इन सबको दरकिनार करने का कोशिश किया गया। दरकिनार करने की कोशिश अब तो नहीं कहेंगे, दरकिनार कर दिया गया है और इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। आइए इस पर ही आज की चर्चा करते हैं, जानते हैं विस्तार से कि जो बीजेपी के समर्थक पत्रकार या राजनीतिक पंडित है वो जो कह रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, या जो कांग्रेस के जानकार हैं जो कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में सच्चाई क्या है? ये दो विपरीत विचार हैं, इसके बीच की सच्चाई क्या है? मेरा नाम सोमनाथ है और आप देख रहे हैं बाइस्ड ओपिनियन। आगे हम आंकड़ों के आधार पर जानेंगे कि सच्चाई क्या है, लेकिन आंकड़ों का विश्लेषण करने से पहले आइए जानते हैं कि ये जो तीनों मुख्यमंत्री बने हैं इनकी पृष्ठभूमि क्या है। जो विष्णुदेव साय हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं, ये सबको पता है, और चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था एक चुनावी सभा में, उन्होंने लोगों से कहा था कि अगर आप विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री एमएलए बना देते हैं तो मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। अब राजनीति में बड़ा आदमी क्या होता है सबको पता है। जो अमित शाह ने कहा वो उन्होंने किया। राजनीतिक पंडित इस लाइन को, अमित शाह के इस बात को समझने में देर कर दी। विष्णुदेव साय पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन इन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया। इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी से कभी कंप्लेन नहीं किया। इसके उलट वो अपने क्षेत्र में गए और वहां पर जाकर उन्होंने बहुत काम किया। काम कर लोगों को जागृत किया। जागृत कैसे किया? जैसा आप सब जानते होंगे, झारखंड छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कन्वर्जन मतलब धर्मांतरण, और धर्मांतरण यहाँ पे मुख्य रूप से ईसाई पादरियों के द्वारा किया जाता है और मुख्य रूप से इसके शिकार आदिवासी समाज के लोग होते हैं। तो विष्णुदेव साय ने कन्वर्जन के खिलाफ काफी आंदोलन किया। इससे पहले भी सरगुजा क्षेत्र में जुदेव थे, वो तो नहीं रहे, तो वो यही आंदोलन किया करते थे। तो इससे हुआ क्या कि आदिवासी समाज का जो बहुसंख्यक है, जो अभी भी या तो सरना धर्म या कोई अन्य आदिवासी धर्म को मानता है, जो हिंदू धर्म के काफी करीब है, उनमें, और जो ईसाई समाज के लोग हैं, जो ईसाई बने हैं, अभी जो भी ईसाई बना है वो कई तो जैसे आप जाके मिलेंगे तो पता चला 2 दिन पहले बना है, जो भी है उनके बीच में एक दरार आ गई। और जो आदिवासी हैं, माने क्रिश्चियन नहीं, आदिवासी हैं, एक होता है क्रिश्चियन आदिवासी, जो आदिवासी उन्होंने जमकर बीजेपी को वोट दिया। तो इनकी छवि एक काफी जुझारू नेता की रही है। प्रशासक के बारे में, इनके प्रशासनिक क्षमता को अभी आंका जाना बाकी है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपज है, जो भाजपा का छात्र संगठन है, और ये काफी, जिसको आप कहते हैं कि आप इनमें आप अगर योगी की छवि ढूंढने की कोशिश करें, गलत नहीं होगा। ये योगी के कार्बन कॉपी हैं। ये उसी तरह की राजनीति करते हैं जिस तरह की राजनीति योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश में किया करते हैं। ये इनकी छवि जो हालांकि अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अंतिम वर्षों में शिवराज सिंह चौहान ने भी करने की कोशिश की, उन्होंने भी योगी को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन ये अल्ट्रा वर्जन है योगी के, और इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये उसी तरह का या उसी तरह से कानून व्यवस्था को मध्य प्रदेश में लागू करेंगे जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और तीसरे हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन इनकी छवि संगठन के व्यक्ति की है, जो सबको साथ लेकर चलना, टकराव नहीं। अब हो सकता है कि इनके नीचे किसी ऐसे व्यक्ति को होम मिनिस्टर बना दिया जाए जो वही करे जो यूपी में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, जब होगा तब उसका विश्लेषण किया जाएगा, अभी से इसकी चिंता क्यों की जाए। अब जो मूल प्रश्न है कि क्या ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। अगर आप जातीय समीकरण के आधार पर देखेंगे तो कुछ ये मास्टर स्ट्रोक है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 35% है, 35%। अब अगर उसके समाज का, इससे पहले भी आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं कहने को, जो योगी वो कांग्रेस के पहले, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो आदिवासी समाज से थे, हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि वो आदिवासी समाज का नहीं था, लेकिन ये था कि वो क्रिश्चियन थे। अगर वो आदिवासी भी थे तो वो क्रिश्चियन थे। लेकिन पहली बार जिसको आप कह रहे हैं आदिवासी, शुद्ध आदिवासी व्यक्ति वहां का मुख्यमंत्री बना है, और इसका असर, उनके मुख्यमंत्री बनने का असर, जो इसे सटा हुआ जितना भी राज्य है, 7 राज्य हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा सटा हुआ है, ये जितने भी राज्य, वहां के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन पर तो पड़ेगा ही। और स्वाभाविक है कि आने वाला जो चुनाव है, अब तो लोकसभा चुनाव ही बचा अभी, तो उसमें आदिवासी समाज उम्मीद है कि भाजपा को वोट करेगी। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश में जो इन्होंने यादव समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, यह गौर करने की बात है कि मोहनलाल यादव मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, वो मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं। वैसे जो मध्य प्रदेश का यादव समाज है, 2 जगहों से मुख्य रूप से आया, कुछ गुजरात से आया हुआ, वहाँ पे यादव समाज के लोग हैं, और कुछ उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से जाकर वहाँ बसे हुए हैं, और इनको वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब इसका असर यूपी पर तो पड़ना ही है, उत्तर प्रदेश पे। अब उत्तर प्रदेश के थोड़ा जो जातीय आंकड़ा, थोड़ा उस पर बात करते हैं, विशेष खास करके जिसको आज के तारीख में ओबीसी कहा जाता है। हम सिर्फ उसी चंक पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या करीब 10% है, और अगर पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो जो यादव समाज ने जो वोट किया था वो 60% या 60% से कुछ ज्यादा वोट जो है वो एसपी, जो समाजवादी पार्टी, उसके पक्ष में किया था। लेकिन यहां पे गौर कीजिए, 23% यादव उस समय भी भाजपा को वोट किया था। लेकिन जब हम ओबीसी समाज से यादव को हटा करके जो ओबीसी समाज के इतर पार्टियां, जब उसकी हम बात करते हैं तो मामला पलट जाता है। जैसे कोयरी और कुर्मी समाज को लीजिए, इन्होंने सपा के पक्ष में सिर्फ 14% वोट किया है, जबकि 80% बहुत होता है। जो कुर्मी कोयरी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट किया, और जो अदर माने यादव, कुर्मी और कोयरी समाज से अलग जो अन्य ओबीसी जातियां हैं उन्होंने तो हद ही कर दी। उसमें से सिर्फ 11%
सिर्फ 11% अदर जो बैकवर्ड क्लास में यादव और कुर्मी को छोड़कर जो जाती हैं, सिर्फ 11% ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 72% लोगों ने भाजपा को वोट किया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये 55 जो इनको 60% वोट मिला था यादवों का समाजवादी पार्टी को, अगर यहां पे क्रैक आता है मोहन यादव के प्रभाव से, अगर ये 60% घट करके 40 या 35% तक पहुंच जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा लोकसभा चुनाव में, या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव जब भी होगा 2027 में, तो उस पर जरूर ही पड़ेगा। अब आइए थोड़ा बिहार की चर्चा की जाए। बिहार में करीब 14% यादव समाज के लोग हैं। अब यादव समाज में से 55% जो यादव समाज के लोग हैं, उन्होंने आरजेडी या उसके जो सहयोगी दल है उनको वोट किया था, और मात्र 21% यादव समाज के लोगों ने भाजपा को वोट किया था। इसी तरह से जो कोयरी और कुर्मी समाज है, उसका सिर्फ 7%, ओनली 7% लोगों ने आरजेडी या उसके अन्य सहयोगी दल को वोट किया था। अन्य 71% लोगों ने भाजपा को वोट किया था। और वहां पर भी यादव, कोयरी और कुर्मी समाज से इतर जो भी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उसमें सिर्फ 9% लोगों ने आरजेडी को वोट किया था और 76% लोगों ने भाजपा को वोट किया था। अब यहां पर भी लोगों को अनुमान है, राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि कुछ क्रैक तो पड़ेगा ही। यादव समाज को पहली बार लगेगा कि हमारी नुमाइंदगी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव या यहां पर जो लालू परिवार है वो यादव नहीं कर सकती है, और इसका बहुत ज्यादा असर, थोड़ी भी टूट पड़ेगी, जो MY कॉम्बिनेशन ये सब जगह बनाते हैं, इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। अब अगर अखिल भारतीय स्तर पे, कि फिर राजस्थान में इन्होंने एक ब्राह्मण को क्यों मुख्यमंत्री का पद दे दिया? दरअसल हुआ यह था कि जब छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को, मध्य प्रदेश में एक यादव को जब मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया, तो कुछ खास करके सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहना चालू कर दिए कि अरे अब तो जो है भाजपा में जो अपर कास्ट है, उच्च जाति के लोग हैं, उनका काम दरी चादर बिछाना ही रह गया है, उनको कोई पद नहीं मिल सकता है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि हमेशा से ही बीजेपी के जन्म काल से ही जो अपर कास्ट वोटर है वो हमेशा ही इसका मूल मतदाता रहा है, और अगर उसमें क्रैक आता है या उसमें मोहभंग की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये भाजपा के लिए ठीक नहीं थी। अब अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अखिल भारतीय स्तर पर जो उच्च जाति के लोग हैं उनका प्रतिशत करीब 25% है। हाँ, 25% है, और इसमें से 74% लोग, याद रखिए, 74% लोग हमेशा ही बीजेपी को वोट करता है। तो बीजेपी ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी कि वो अपर कास्ट वोटर को किसी भी तरह से ऐसा लगे कि वो उसका ख्याल नहीं रखता है या उसकी बातें नहीं सुनती है, उसके समाज के लोगों को उच्च पद देने से कतराती है। तो भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना करके यही संदेश सबको दिया गया है। अब बातें की जाए कि भाई ये तो आंकड़ों की बात हो गई, इससे इधर एक और भी आकलन है। ये जो तीनों मुख्यमंत्री हैं, अगर सपाट सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये तीनों ही संघ के हैं, तीनों ही कट्टर संघवादी हैं। मोहन यादव तो ABVP के हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, माने जहां से जन्म होता है बीजेपी का,
जहां से उसके भविष्य के नेता निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और भी बड़ी मजेदार, ये जो चुनाव हुआ है खास करके जो 4-5 राज्यों की, 5 राज्यों की, इसमें एक चौथा मुख्यमंत्री भी बना है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बने हैं। जाके उनकी पृष्ठभूमि भी जानिए। वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपज है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नेतागिरी करते रहे हैं, बाद में तेलुगु देशम में चले गए, आज वो कांग्रेस में है। तो कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कांग्रेस में अभी तक सिर्फ वामपंथियों का आगमन होता था, वही वहां घुसे पड़े थे। लेकिन रेवंत रेड्डी उसमें भी सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी कोई हो लेकिन नेता संघी ही होगा। और इन तीनों, खास करके भाजपा ने इन तीनों को मुख्यमंत्री बना के संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अब उदारता के लिए भाजपा में कोई स्थान नहीं है। अब जैसा करोगे वैसा जवाब दिया जाएगा, और उन्हीं नेताओं को चुना जा रहा है जो जवाब देने में सक्षम है। अच्छा, ये तीनों नेताओं की आप पृष्ठभूमि देखें तो तीनों ही पढ़े लिखे हैं। जो खास करके मोहन यादव वो MBA किए हुए लॉ ग्रेजुएट हैं और उन्होंने PhD कर रखा है। जब आप भजन लाल शर्मा के पास जाते हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड है। विष्णुदेव साय भी कोई मूर्ख नहीं है, उनके पास भी काफी। और सबसे मुख्य है कि इन तीनों के पास में जो इनके पीछे जो नेता है, जिनको इनके साथ में जोड़ा जा रहा है, वो सबके सब दिग्गज है। उनमें प्रशासनिक क्षमता है, और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले समय में ये लोग बेहतर काम करेंगे। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।